नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल खेलों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। सीडीओ अशोक पांडे ने बैठक की अध्यक्षता की। तैयारी में बहुत तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं और 29 जनवरी से 14 फरवरी तक ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 29 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये किया जाएगा। मीटिंग इसको लेकर चल रही है। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ अशोक कुमार जो हैं अधिकारियों के संपर्क में हैं, लगातार निर्देश वो दे रहे हैं तैयारियों में तेजी लाने के। और हल्द्वानी से फिलहाल ये बड़ी खबर राष्ट्रीय खेलों को लेकर। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है इस बार, और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी ये मिली है उत्तराखंड को। इसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सीडीओ अशोक पांडे अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की है और कार्यों में तैयारी लाने में तेजी के निर्देश उन्होंने दिए हैं। और मीटिंग के वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा बैठक थी जिसमें प्रथम इवेंट मैनेजर ने अपनी कार्य योजना बताई कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया है और आगे क्या क्या किया जाएगा। इसके अलावा विभागों को जो कार्य दिया गया था उसके बारे में भी उसका एक रिव्यू लिया गया और कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह काम गतिमान है। तो सभी विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि समय से सभी काम पूरे कर लिए जाएं। इवेंट मैनेजर को ये कहा गया है कि पूरे स्टेडियम को एज ए होल वेन्यू के रूप में लेना है और पूरे स्टेडियम को ही एक इवेंट के हिसाब से तैयार करना है। इसके अलावा जहाँ जहाँ इवेंट हो रहे हैं सभी जगह का विजिट करें। ये अपनी कार्य योजना 18-19 तारीख को प्रस्तुत करेंगे। सर, आम लोगों को तैयार किया गया इस संबंध में एक सिटी का पूरा सर्वे किया गया है कि कौन सा ऐसा रूट है जिसमें आम जनता को कम से कम समस्या हो। तो जल्दी हम रूट फाइनल करके आप लोगों को बता दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय प्रसाद फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, उत्तराखंड को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिली है, उत्तराखंड मेजबानी करेगा। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अधिकारी जो हैं लगातार वो भी मीटिंगें कर रहे हैं? जी, खासकर राष्ट्रीय खेलों को लेकर अलग ही उत्साह उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और हल्द्वानी में खासकर जो आयोजित होने हैं समापन कार्यक्रम जो आयोजित होने हैं 29 जनवरी से 14 फरवरी तक, उसकी तैयारियों को लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है। चाहे वो सड़कों के मेंटेनेंस की बात हो या सौंदर्यीकरण की बात हो, तो इसी सब चीजों को लेकर कल सीडीओ अशोक पांडे ने सभी अधिकारियों के साथ और जो इवेंट कंपनी है उसके साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में बैठक की, जिसमें विकास कार्यों की और सारी तैयारियों का जायजा लिया। तमाम विभागों ने भी अपना प्रस्तुतिकरण दिया कि किन किन विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली है और किन किन विभागों की अभी रह गई है। खासकर खेल विभाग ने इसमें अहम भूमिका के तौर पर खेल विभाग सामने था और खेल विभाग ने समस्त जो तैयारियां हैं उनके बारे में भी जानकारी दी। और जो जो चीजें अभी रह गई हैं, कुछ काम जो रह गए हैं, उनके लिए भी सीडीओ अशोक कुमार पांडे को बताया गया और उन्होंने मौके पर ही तुरंत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि समय पर काम पूरा किया जाए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन खेलों के आयोजन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना होने दे। बिल्कुल संजय, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, खासतौर से जो उत्तराखंड के प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं जो पार्टिसिपेट भी करेंगे इन गेम्स में, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है, अपने आप में गर्व की बात है। जी बिल्कुल, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है, गर्व की बात है कि उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है। लेकिन अभी तक बता दें कि उत्तराखंड की तरफ से कितने खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे ये अभी खेल विभाग ने साफ तौर पर बताया नहीं है। हालांकि जो बाहर से आने वाले खिलाड़ी हैं, लगभग 2000 खिलाड़ी यहाँ प्रतिभाग करेंगे अलग अलग खेलों में, जिनकी सुरक्षा से लेके खेलों के आयोजन तक के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। और खासकर स्टेडियम या फिर आउटडोर जो गेम्स हैं, जैसे ट्राईसाइक्लोन है, तो अन्य जो माउंटेन साइकिलिंग है, ऐसे गेमों के लिए जो पहाड़ों के एरिया में आयोजित होने हैं, उनकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग जो इवेंट कंपनी है उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम उन क्षेत्रों में सुरक्षा समेत तमाम जो जरूरी संसाधन है वो जुटा दिए गए। जी ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे, राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर मीटिंग्स चल रही हैं।
सीडीओ अशोक पांडे ने बकायदा ये मीटिंग की, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं तैयारियों में तेजी लाने की, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इसकी स्वीकृति के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। सीएम ने आगे कहा कि इस योजना के जरिए तीर्थ यात्रियों को भी सुविधा मिलने वाली है। ये रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेज़ी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, चूँकि एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। और उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और जल्द ही इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। देखिए, हम इस बात का गौरव अर्जित करने वाले हैं कि यूसीसी के लिए हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा कि देश भर में जो यूसीसी ला के आज अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में उस लोकसभा के पटल में हम सबको सराहा। और हम लोग जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बात कह रहे हैं कि जनवरी में कभी भी यूसीसी लागू किया जा सकता है, उनकी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, प्रशिक्षण का भी लगभग काम पूरा हो गया है, तो किसी भी क्षण, किसी भी दिन उपयुक्त समय को देखते हुए और ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। और चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में पदयात्रा निकाली है। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो राज्य के लिए नहीं हैं। प्रदेश के अंदर हमने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर आज विकास का महायज्ञ चल रहा है और विकास के महायज्ञ के साथ साथ जो भी हम लोग कानून बना रहे हैं वो कानून आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक उदाहरण बन रहे हैं भाइयों बहनों, नकल का कानून हमने लागू करके जहां नकल माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम किया, उनको शिकंजा कसने का काम किया, 100 से ज्यादा माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। वहीं पिछले 2.5-3 वर्षों में 19,000 से भी ज्यादा लोगों को पारदर्शिता के साथ नौकरी में लगाने का। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की खुद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में सीएम धामी ने कई अन्य जनसभाएं भी उनकी होनी है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि सभी नगर निगमों, जिला मुख्यालयों की पालिकाओं के साथ ही जहां जहां पर सीएम धामी की रैली की आवश्यकता होगी, उनकी जनसभाएं वहां पर करवाई जाएंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्णप्रयाग से जनसभा करने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार का अभियान प्रारंभ किया है। वैसे वो कल भी खटीमा में, टनकपुर में थे और वहां भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, प्रबुद्ध जनों के साथ में बातचीत करके जनता से अनुरोध किया है, अपील की है कि स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और अभी हमने
प्रस्तावित कार्यक्रम उनके तय किए हैं और कुल 25 स्थानों पर उनके कार्यक्रम हमने अभी तय किए हैं, जिसमें सभी 11 नगर निगम हैं, जिला मुख्यालय के नगर पालिकाएं हैं और ऐसे अन्य जगह जहां बहुत अधिक आवश्यकता है। और जिलाध्यक्ष ने, वहां के निकाय के चुनाव के प्रभारी ने और प्रत्याशी ने डिमांड की है कि यहाँ भी हमें आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और वही निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बीजेपी का काम है, हमारा नहीं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार उनके लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि योगी जी से राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। वहीं दूसरी ओर वो मस्जिदों में वोट मांगकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति हमेशा कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए करते आई। और उत्तरकाशी में बीजेपी की ओर से चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी घड़ी में बीजेपी प्रत्याशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने जनसंपर्क अभियान भी चलाया और जनता से वोट की अपील की है। आपको बता दें कि इस मौके पर बीजेपी गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण और विजय बहादुर सिंह रावत, साथ ही विजय मखलोगा समेत अन्य नेता भी मौके पर मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में 17 देशों से 60 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे, जहां पर कार्यक्रम में कृषि, उद्यान, पर्यटन, कौशल विकास समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। प्रबंधन समिति की बैठक थी और जो प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। हमने सोशल मीडिया पर चर्चा की, हमने मीडिया के मैनेजमेंट पर चर्चा की, हमने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से जो टोली बनी उस पर उसके कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की। हमने आगामी दिनों के अंदर जो हमारा स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस वक्त प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता हैं, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। और हमने बहुत समय दिया ये अपेक्षा के साथ कि देर सवेर कार्यकर्ता चीज़ों को समझे, पार्टी प्रत्यक्ष में खड़ा हो, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा होती है और आज और कल के अंदर ऐसे जो भी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और वहीं इसको लेकर विपक्ष ने उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया और साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। रूप से एप्रिसिएशन के लायक है। अगर ये कदम सरकार उठा रही है, लोग आएंगे और आके निश्चित रूप से जो उनका एक ओरिजिन है पहाड़ में, पहाड़ से जुड़ने की वो कोशिश करेंगे। जो भी मास आएगा, अभी जो आपने बताया कि बढ़ चढ़ के उसमें लोग आएंगे, अपनी हिस्सेदारी देंगे, तो जहां उत्तराखंड लाभान्वित होने वाला है, अगर उत्तराखंड को कुछ लाभ मिलने वाला है इस प्रवासी सम्मेलन से, तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसको अप्रिशिएट करेगी, सराहना इसकी करेगी। लेकिन सरकार जो है वो कितनी संवेदनशील है। 7 वर्षों से शासित है आप लोग, भाजपा से मेरा प्रश्न है, इन 7 वर्षों में आपने जो है धरातल पे पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य की स्थिति में,
आप कितने प्रोग्राम अपने इंप्लीमेंटेशन की तरफ ले गए हैं धरातल पे, पहाड़ में? पारंपरिक खेती को क्या बढ़ावा दिया, विलेज टूरिज्म में क्या काम किया है, फिशरी में क्या किया, फ्लोरिकल्चर में क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आप सिर्फ जो है आपके सगुफे होते हैं, आप निश्चित रूप से कहीं सिंसियर नहीं है, कहीं संवेदनशील नहीं है। जो मास वहां वास कर रहा है पहाड़ में, उसके प्रति सरकार पूरी तरह से कहीं उनमें इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए उस जनमानस के बीच में जाने की जो बात अगर कांग्रेस पार्टी रखती है, तो ये पार्टी जो है सरकार में इस समय जो शासित है भाजपा, ये दूर दूर तक ये लोग एसी में रहने वाले लोग, पहाड़ से उस जनमानस से इनको कोई लेना देना नहीं। और प्रदेश में मलिन बस्तियों का मामला एक लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। एनजीटी ने राज्य सरकार को कहा कि मलिन बस्तियों का अध्यादेश मान्य नहीं है। जानकारी के मुताबिक राज्य में मलिन बस्तियों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 सालों का और समय दिया था, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार मलिन बस्तियों का फायदा उठाती है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से मांग कर रही है कि मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। सरकार अध्यादेश का खेल खेल करके मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। एनजीटी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई है वो इसे नहीं मानती है, और 16 दिसंबर को एनजीटी के आदेश आ गए थे। अभी तक सरकार उसको दबा करके क्यों बैठी थी? जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तब 7 तारीख को इस आदेश को सार्वजनिक किया है। हम पहले से कहते रहे हैं कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को बिल लाना चाहिए, जो कांग्रेस की सरकार में लाया गया था। लेकिन भाजपा सरकार वोट बैंक के लिए मलिन बस्तियों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उनके नियमितीकरण के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर नहीं है। ये एनजीटी के आदेश से स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर माघ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी निरीक्षक साथ ही प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने मेला स्थल का खुद निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों समेत कई मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए हैं। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक नया कदम उठाया है। आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं सांप सीढ़ी के जरिए लोगों को यातायात के नियमों के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है। देहरादून के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने आरटीओ ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं। उनको 50 की संख्या में इनवाइट कर रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र कहाँ होता है, चालान अगर हो गया चालान का भुगतान कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाया। साथ ही साथ यहाँ हम लोगों ने एक छोटा सा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बना रखा है। उस ट्रैफिक पार्क में रोड मार्किंग्स के बारे में और एक सांप सीढ़ी का गेम भी कर रखा है, जिसमें रोड सेफ्टी का थीम है। उस थीम पर भी हम लोगों ने उनको गेम खिलाया। उसके बाद पूरे कार्यालय को मैंने पहले बताया, भ्रमण किया गया, रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया। और जल्दी प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव ना पड़े, इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे, और इसको लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग भी तैयारी में जुटा हुआ है। देखिए, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का, और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं, और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है। और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए।
और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है। पंजीकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है। देहरादून नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है और टैक्स अधिकारी पूनम रावत ने बताया कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए का जो टैक्स है वो वसूल लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर कैंप भी लगाए गए थे। फिलहाल टैक्स समय पर जमा नहीं करने वालों को नोटिस भी थमा दी जा रहे हैं। साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 अप्रैल से और अभी तक हम लोग लगभग 32 करोड़ की वसूली कर चुके हैं। जो शहर में बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जहाँ से हमारा ज़्यादा पैसा आना है, उनको हमारे द्वारा बिल दिया जा रहा है और बिल के जरिए ये वसूली लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी हर दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो वसूली का ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।